हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में, जिसमें कि एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज़ होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ कई सारे एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, स्टेट पीसीएस एंड रेलवेज वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उन सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आर्टिकल 19 से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, तो उसमें 6 फ्रीडम्स के राइट दिए गए हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल 19 के अंडर में नहीं आता है। तो आर्टिकल 19 के अंडर में बेसिकली 6 आते हैं, ठीक है। 6 फ्रीडम के राइट हैं, जैसे कि स्पीच और एक्सप्रेशन का फ्रीडम, और पीसफुली असेंबल होने का फ्रीडम बिना किसी आर्म्स के। और उसके अलावा थर्ड आता है कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बनाने का फ्रीडम। उसके अलावा कंट्री के किसी भी पार्ट में, इंडिया की टेरिटरी की किसी भी पार्ट में सेटल होने का फ्रीडम। और उसके साथ साथ पूरी कंट्री में कहीं पर भी घूमने का फ्रीडम। और कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का, प्रोफेशन या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन होता है उसको प्रैक्टिस करने का जो फ्रीडम है वो दिया जाता है आर्टिकल 19 के अंडर। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन जो है, यहाँ पे बोला गया है कि अपने ही स्टेट में बस सेटल होने का जो फ्रीडम है वो दिया जाता है आर्टिकल 19 में। बट ये गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल 19 है उसका जो फोर्थ पार्ट है वहाँ पे बोला जाता है कि इंडिया की पूरी टेरिटरी जो है उसमें से किसी भी पार्ट में सेटल हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये गलत है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जो कमीशन है, यहाँ पे 4 कमीशंस के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कमीशन है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लिए 1983 में। तो एक सरकारी कमीशन था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशनशिप है कई सारे पोर्टफोलियोज में, उनको एग्जामिन करने के लिए सरकारिया कमीशन को इस्टेब्लिश अपॉइंट किया गया था, जिसको हेड किया गया था रंजीत सिंह सरकारिया के द्वारा। ये इस कमीशन के चेयरमैन थे, इस वजह से इस कमीशन को सरकारिया कमीशन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि ये 4 ऑप्शंस में जो टैक्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा टैक्स जो है, या फिर कौन से टैक्स जो है वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही इम्पोज किए जाते हैं और उनके द्वारा ही उनको कलेक्ट किया जाता है। तो कई सारे टैक्सेस होते हैं जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है, जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया, वैट हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स है, मोटर व्हीकल टैक्स है, और जो व्हीकल एंटरिंग स्टेट टैक्स होता है, या फिर टैक्स ऑन एग्रीकल्चर आइटम्स होता है, और लैंड एंड बिल्डिंग का जो टैक्स होता है। ये सारे जो टैक्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं और कलेक्ट भी इनमें से कुछ किए जाते हैं, जैसे कि स्टेट ड्यूटी जो है उसको स्टेट के द्वारा ही इम्पोज किया जाता है और उसके स्टेट के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है। उसके अलावा जैसे सेल्स टैक्स है, इसको भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही इम्पोज और कलेक्ट किया जाता है। और जो लैंड रिवेन्यू का टैक्स है इसको भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज और कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि ये जो 4 आर्टिकल्स यहाँ पे दिए गए इनमें से कौन सा आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करता है। तो इंडियन पार्लियामेंट के पास में जो पावर होती है कि वाइस प्रेसिडेंट को वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये इंडियन पार्लियामेंट के पास में पावर होती है। और जो मेनली आर्टिकल होता है आर्टिकल 66 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करता है कि कैसे उसको इलेक्ट किया जाए, उसका पूरा चीज़ इसमें बताई गई है आर्टिकल 66 में, 66 में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और उसके अलावा अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो उसको 5 ईयर के पीरियड के लिए इलेक्ट किया जाता है, बट वो उससे पहले भी रिजाइन कर सकता है। जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि ये 4 आर्टिकल्स जो दिए गए इनमें से कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में जो अरेस्ट और डिटेंशन किया जाता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बात करता है। इसमें से कौन सा आर्टिकल, जो आर्टिकल 22 है उसमें बेसिकली कोई भी पर्सन को अरेस्ट करने या डिटेंशन में डालने से
पहले के जो प्रोटेक्शन दी जाती है वो आर्टिकल 22 में दी जाती है। ओके। और उसके अलावा जैसे आर्टिकल 24 है, इसमें बेसिकली जो चिल्ड्रंस की जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसको प्रोहिबिट किया जाता है। और आर्टिकल जो 23 है, इसमें जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या फिर फोर्स्ड लेबर जो होती है उसको प्रोहिबिट किया जाता है। और आर्टिकल 21 जो है वो बेसिकली जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया है। उसका आर्टिकल 21 का एक आर्टिकल 21A भी है जो राइट टू एजुकेशन है। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि आर्टिकल 44 जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बेसिकली जैसे आर्टिकल 44 जो है, जो कि डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का ये आर्टिकल है। ठीक है, तो इसका मेन मकसद यहाँ पे ये होता है, आर्टिकल 44 जो है इसमें बेसिकली ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है सिटीजन्स के लिए उसके बारे में बात की जाती है। नागरिकों के लिए जो समान नागरिक संहिता के बारे में इसमें बात की जाती है। उसके अलावा जैसे बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो जो आर्टिकल 45 है उसमें बेसिकली जो अर्ली चाइल्डहुड केयर जो होती है उसके प्रोविज़न के बारे में बात की जाती है। ठीक है, और उसके जैसे कि 6 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन के बारे में भी बात की जाती है आर्टिकल 45 में। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये आर्टिकल 45 है। और उसके अलावा जैसे स्टेट की जो ड्यूटी होती है, जो न्यूट्रिशन लेवल जो होता है, पोषण का जो स्तर होता है उसको बढ़ाने की, वो स्टेट की ड्यूटी के बारे में बात की जाती है आर्टिकल 47 में। तो सी का आर्टिकल 47 होगा। और जैसे कोई भी एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर एनिमल हस्बेंड्री जो है उन सब के बारे में बात की जाती है आर्टिकल 48 में। तो जो डी ऑप्शन है ये आर्टिकल 48 है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ सिटीजन्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो लोकसभा की सीट्स हैं उनको 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। तो 1973 में 1973 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसका नाम था 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बेसिकली जो लोकसभा की सीट्स थी उनको 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। और उसमें एक प्रोविज़न और ऐड किया गया था कि जो यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनकी जो सीट्स थी लोकसभा में उनको 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। ओके, तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस आर्टिकल में पार्लियामेंट को पावर दी जाती है कि वो कोई नया स्टेट बना सकता है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उन सब की बाउंड्रीज को अल्टर करके या फिर चेंज करके एक स्टेट से दो स्टेट बना सकता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 3 है उसमें ये पावर दी गई। जो आर्टिकल 1 है वो बेसिकली इंडियन की बात करता है, इंडियन एज ए यूनियन, इंडिया एज ए भारत, इसके बारे में बात करता है। यहाँ पूरी जो टेरिटरी है उसके बारे में आर्टिकल 1 में बात की जाती है। आर्टिकल 2 जो है इसमें बोला जाता है कि जो भी इंडियन स्टेट्स हैं उनका नाम बदला जा सकता है, उनकी टेरिटरी को चेंज किया जा सकता है, अल्टर किया जा सकता है। और जो आर्टिकल 3 है उसमें बेसिकली ये पावर दी जाती है पार्लियामेंट को कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री को चेंज करके वो कोई नया स्टेट्स भी बना सकते हैं। और उसका जो प्रोविज़न है उसके बारे में भी आर्टिकल 3 में ही बात की जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया कि जो जुडिशरी होती है स्टेट में, मतलब राज्य के अंदर जो न्यायपालिका होती है उसका मेन हेड कौन होता है। तो जैसे कि सेंट्रल में मेन हेड जुडिशरी का कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। ऐसे ही स्टेट में जो जुडिशरी होता है उसका मेन हेड होता है हाई कोर्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का कि जो गवर्नर होता है उसकी जो ओथ है वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है। बेसिकली जो राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है वो इसी टाइप का प्रोविज़न है जैसे प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाई जाती है वो सीजीआई के द्वारा दिलाई जाती है। ऐसे ही जो गवर्नर होता है वो उसको जो शपथ दिलाई जाती है या फिर ओथ जो दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसके द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो यही थे कुछ टॉप 10 एमसीक्यूज इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।